Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365। और हमारा जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो चल रहा है स्टैटिक जीके, जिसमें हम पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे विद इन 5 आवर्स, राइट। तो 5 आवर्स में आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। तो इस क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी। ऐसी तो फैक्ट पे बात होगी, मैं ये बात पहले बता चुका हूँ। ये हमारा चैनल रहेगा GS365, जहाँ पे आप देख सकते हैं डेली बेसिस पर वीडियो ऐड की जा रही है प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। ये रहेंगे आपकी प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको स्टैटिक जी के टारगेट क्या कर रहे हैं, हम यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। वहीं हम देखें यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। वहीं एक फाउंडेशन सीरीज हमारा है, जहाँ पे हम बहुत डिटेल में अभी पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, फिर हम सब्जेक्ट और भी करेंगे, जैसे फिर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। उसी तरीके से होगा कि फाउंडेशन अलग होगा और स्टैटिक अलग होगा, ठीक है। तो पॉलिटी को कवर कर रहे हैं हम, स्टैटिक एंड फाउंडेशन दो तरीके से आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड या अपकमिंग लेक्चर से रिलेटेड अपडेट मिल सके। तो इसी तरीके से यहाँ पे ही प्लेलिस्ट में ही आपको एडअप होती दिखेंगी चीज़ें। ये करंट अफेयर्स की वीडियो होगी, जो 2 दिन से रेगुलर आपको देखने को मिल रही है, यानी कि कल लगा था और आज वीडियो अपलोड हो चुकी है आपसे पहले, ठीक है, क्लास हो चुकी है। तो ये है हमारा चैनल से रिलेटेड चीज़ें जो आपको गाइड करने की बात थी कि आपको किस तरीके से चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का सेशन देखेंगे कि आज का सेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यसभा, यानी कि हम राज्यसभा से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक। हम पढ़ेंगे राज्यसभा। तो जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा को हम उच्च सदन या ऊपरी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को हम स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी ने देखा होगा राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं, और इस तरीके से राज्यसभा 6 साल में रिन्यू हो जाती है। अगर मैं बात करूं एक सदस्य के कार्यकाल की, तो 6 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। जब हम बात करते हैं योग्यता को लेकर, तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये होगी हमारी योग्यता से संबंधित बात। अब बात करते हैं हम सीटों से संबंधित। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं, जिसमें 238 कितनी है चुनाव के माध्यम से, और 12 राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। जैसे किस मनोनीत करेंगे? कला हो गया, साहित्य हो गया, या समाज में कोई आपने उत्कृष्ट काम किया हो, तो आपको क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर राज्यसभा कोई सदस्य 60 दिन तक अनुपस्थित होता है बिना बताए, यानी कि सदस्य ने संसद में या सदन में यह इन्फॉर्म नहीं किया कि वह लगातार 60 दिन तक छुट्टी पर रहेंगे, ठीक, बिना इन्फॉर्म किए वो छुट्टी पर चले गए, और लगातार की बात हो रही है ना, मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि 2 दिन काम आए फिर एक छुट्टी ले ली, फिर आए फिर छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं। लगातार अगर 60 दिन तक कोई सदस्य अनुपस्थित होता है, तो उसे क्या करेंगे? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक। योग्यता के रूप में हम पढ़ चुके हैं कि वह 30 वर्ष का होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बेसिक हमने पढ़ लिया राज्यसभा से संबंधित, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मौलिक कर्तव्य। अब पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, राइट, लेकिन बाद में इनको एडप्ट किया गया। किसके मूल संविधान में? भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 1976 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे कहे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक।
अभी के लिए जब हम बात कर रहे हैं, भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो 11 मौलिक कर्तव्य है इसे हम बात करते हैं, इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। हालांकि जब मैं बात करता हूं समिति, तो समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। कितना दिया था? 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। वहीं भारत के संविधान में 10 को लाया गया था इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। अभी की मैं बात करता हूं, तो अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसे जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। दूसरी बात एक पॉइंट समझने की है कि मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही गैर न्यायोचित है, वाद योग्य नहीं है। अर्थात इनके वायलेशन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और इनके वायलेशन को लेकर आप इन्हें बाई कोर्ट लागू नहीं करा सकते हैं। सिंपल, तो बहुत सिंपल तरीके से समझेगा। तो मौलिक कर्तव्य संबंधित अगर फैक्ट करता हूं तो भाग 4 में दिया हुआ है और सिर्फ एक अनुच्छेद में दिए हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित सिर्फ एक अनुच्छेद है संविधान में। वो कौन सा है? 51A। कौन सा है? 51A में ही 11 मौलिक कर्तव्य दिए हुए, लिस्ट बनी हुई है ऐसे, ठीक है। जब आप फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, ठीक। क्योंकि ये क्लास यूपी पुलिस ओरिएंटेड है, कांस्टेबल ओरिएंटेड है, तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस भाग में है? भाग 5 में है, राइट। अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 78। और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है कि राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो भाग 5 में है राष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 78, ठीक। यह भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो अब क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं लिखेगा, ठीक। राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री होता है सरकार का प्रमुख, ठीक है। ये हम बहुत छोटे जो माइनर से डिफरेंस है, जो हमें जब डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है, ठीक। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन चीजों को डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट सशस्त्र सेना का अध्यक्ष होता है। हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, सशस्त्र सेना का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल्स कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति जो भवन है, वो जो जिस भवन में राष्ट्रपति रहते हैं, उस भवन को रायसीना हिल्स के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, सो ऐसा नहीं है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन होता है वनडे एग्जाम में, तो हम बहुत ही केयरफुल होकर इन चीजों को पढ़ेंगे। तो हम राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पढ़ा कि पहले वह भाग 5 52 से 78 भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, यानी कि सेना अध्यक्ष होता है। दूसरा, जिस भवन में राष्ट्रपति साहब रहते हैं उस भवन को रायसीना हिल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे योग्यताओं को लेके। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। वह कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा के लिए योग्यता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पर होना चाहिए। ये दो योग्यता ऐसी हैं जो बहुत बेसिक है, हर व्यक्ति में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह संवैधानिक पद है और भारत के नागरिक को ही ऐसे पदों पर, एक कॉमन सी बात है, होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति आके यहाँ पे इन संविधान के पदों को आके मतलब अचीव करे और नीतियों को प्रभावित करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक है, बहुत कॉमन सेंस की चीज है, ठीक है। एज वगैरह के लिए हम देख सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया है सबके लिए, वो वेरी करता है जगह जगह, ठीक है। हर ऑफिस के लिए अलग क्राइटेरिया है एज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले लोग कौन कौन से होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, क्लियर। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये एक दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना यहाँ पे विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद शामिल इसमें नहीं किया गया, विधान परिषद इसमें शामिल नहीं किया गया है, राइट। तो विधान परिषद में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य,
ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी है और कोई केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो क्लियर है पॉइंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा रह गए, राज्यसभा भी होते हैं, राज्यसभा भी है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये छूट गया पॉइंट, ठीक है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो दिल्ली और पुदुचेरी, दो स्टेट की यहाँ पे बात की जा रही है, दोनों स्टेट के निर्वाचित सदस्य। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सिर्फ जो भी लोग हैं वो कौन से निर्वाचित लोग ही यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है, एक ये याद रख सकते हैं कि निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे, ठीक है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं किए जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक। तो अब कौन कौन से लोग हैं जो चुनाव में भाग नहीं ले रहे? एक तो मनोनीत सदस्य, ठीक है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य। पहले हुआ करते थे लोकसभा में कितने? 2 सदस्य मनोनीत होते थे और राज्यसभा में भी होते हैं 12, ठीक है। अब ये नहीं होते, जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो ये तो हट गया, वैसे ही बेसिक खत्म हो गया। 12 जो है वो शामिल नहीं होते हैं, ये मनोनीत होते हैं, ये शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। वहीं विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे, दिख रहा है आपको, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे। विधानसभा के मनोनीत सदस्य, तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं चुनाव की, कि चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है या कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं भाग ना लेने वाले सदस्य, तो बिल्कुल क्लियर है, मनोनीत सदस्य कहीं का भी हो, कोई भी मनोनीत सदस्य है, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। सिंपल याद रखो कि मनोनीत सदस्य कोई भी है, चाहे विधानसभा का है, चाहे राज्यसभा का है, चाहे लोकसभा का है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा। क्लियर, ठीक है। दूसरा, विधान परिषद भाग नहीं लेगी, विधान परिषद भाग नहीं ले रही है, और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेगा। किनको छोड़ के? दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर। क्यों नहीं लेंगे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मनोनीत तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि मनोनीत को खुद ही राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो ऐसे सदस्य राष्ट्रपति के चयन में, राष्ट्रपति की नियुक्ति में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। वहीं विधानसभा समझो, हर स्टेट में विधानसभा नहीं होती है, क्योंकि विधान परिषद नहीं होती है। अब कोई भी विधान परिषद चुनाव को प्रभावित तो करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जिस स्टेट में नहीं होगी वो क्या, उसका प्रभाव चुनाव में कम रहेगा, और जो जिस स्टेट में विधान परिषद है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि प्रभावकारिता बराबर बनी रहे, प्रभावशीलता बराबर बनी रहे, इसलिए क्या है, विधान परिषद को निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसी तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों को भी निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि हमने देखा है अधिकतर केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, डायरेक्ट राष्ट्रपति के नाम पर शासन किया जाता है। क्लियर। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर चुनाव की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। लेकिन अभी के लिए शामिल किया जाता है दिल्ली और पुदुचेरी को। अभी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो चुनाव कैसे होता है? चुनाव होता है पूर्ण बहुमत से, एकल समानुपाती प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। ये आपको याद रखना है, एकल समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें क्या होता है कि बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस के जरिए, ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये बैलेट पेपर हो गया, ये बैलेट पेपर है, 1 2 3 4 4 लोग हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कह रहा है, मेरे पे ए होना चाहिए फर्स्ट, बी में सेकंड को कहूंगा, सी में कहूंगा थर्ड पर्सन, और डी कहूंगा फोर्थ। यानी कि मैं चाहूंगा कि पहले प्रेफरेंस ए बने, अगर ए नहीं बनता है तो बी बने, बी नहीं बनता तो सी बने। ऐसे हर व्यक्ति अपनी वोट डालते हैं प्रेफरेंस के आधार पर, ठीक है। चुनाव बैलेट बॉक्स के माध्यम से होता है, गुप्त मतदान होता है, पॉइंट लिख लीजिए, मतदान गुप्त ही होगा, गुप्त मतदान होता है।
मतदान गुप्त होगा। अरे यार मतदान लिखा, गुप्त मतदान होगा और बैलेट बॉक्स के माध्यम से होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और एकल समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ट्रांसफरेबल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जैसे कि सपोज करो जब फर्स्ट दौर की गणना होगी, फर्स्ट दौर की गिनती होगी, तो जिस व्यक्ति के वोट कम आएंगे उसको हटा देंगे और उसकी वोटों को दूसरे व्यक्ति के लिए ट्रांसफर कर दी जाएंगी, इसलिए बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट हमारा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो पॉइंट क्या है, शपथ कौन दिलवाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि इन केस अगर भारत के सीजेआई अवेलेबल नहीं है, वो शपथ नहीं दिलवा पाएंगे, उस समय अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट होंगे, वो क्या करेंगे? शपथ दिलवाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय 5 वर्ष का होता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर कार्यकाल से पहले भी समाप्त कर सकते हैं। सिंपल चीज है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे कार्यकाल से पहले इस्तीफा देकर अपना कार्यकाल या पद छोड़ सकते हैं। तो इस्तीफा कैसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। क्लियर पॉइंट याद रखना, किसको सब इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। ठीक है, सैलरी है 5 लाख रुपए। क्लियर है बात? ठीक, अब देखो राष्ट्रपति कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी का अध्यक्ष आदि को नियुक्त करते हैं। यानी कि कार्यकारी शक्ति के रूप में जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब की, तो वो क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल करेंगे, यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, कैग हो गया, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर। तो बहुत सारी चीजें वो करते हैं, ये एग्जाम में आए हुए इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो महाभियोग संबंधी अनुच्छेद कौन सा? 61। क्षमता की शक्ति दे रखी है 72 में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, अनुच्छेद 54। यानी कि अगर राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में है कि वो अपने पद को नहीं संभाल सकते, अपने पद पर कार्य नहीं कर सकते, पद पर रह के ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तबियत खराब होगी किसी रीजन से, ठीक है, तो उस समय के लिए उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति काम करते हैं और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी शक्तियां उनको एक्सरसाइज करते हैं। बट कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद होता है 54, आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी कर नहीं सकती। 123, ये अब गलत है, 123 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 54, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, वीटो पावर 111। ठीक है, तो ये है हमारे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वीटो पावर यानी कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास लाया था, राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती हैं कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर दे, या फिर अपनी सहमति ना दे, पॉकेट में रख ले। तो इन सब चीजों को जो दिया गया है वो दिया है आर्टिकल 108 में। ठीक है, संयुक्त बैठक से आप क्या समझते हैं कि अगर कोई बिल है, उस बिल को लेकर दोनों सदनों में असहमति है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसकी चेयरमैन कौन? इसके चेयरमैन कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित है, अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन चेयरमैन होगा? उपसभापति होगा राज्यसभा का। किसी भी केस में सॉरी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी उपराष्ट्रपति कभी नहीं करेगा, याद रखना। उपराष्ट्रपति या सभापति दोनों एक ही पर्सन है, वो कभी भी किसी भी केस में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आर्टिकल 108 कहता है संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक को? राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी कर नहीं सकती, यानी कि संसद सत्र में नहीं है और कोई ऐसा विषय है जिस पर तुरंत कानून बनाया तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हालांकि यह अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह पर जारी किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में हो गया, तबियत खराब होगी, हेल्थ इश्यू होगा, उस वजह से क्या है, राष्ट्रपति ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति
पद संभालते हैं और राष्ट्रपति की सारी शक्तियों को का एक्सरसाइज वो करते हैं जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति, भाग 5, और 1963 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राइट, सो भाग 5 यहां देख लो, भाग 5 क्यों? क्योंकि भाग 5 कहती है संघीय सरकार के बारे में बात करती है, संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करती है। तो उसमें जो जो व्यक्ति शामिल होते हैं संघ कार्यपालिका, वो सब कहां पे है? भाग 5 में दिए गए हैं। ठीक, तो अनुच्छेद कह रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्या है? यह भारत का नागरिक योग्यता संबंधित क्या है? यह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में योग्य होना चाहिए और किसी लाभ पद पर ना हो। आप सभी को पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं, पद सभापति होते हैं। यानी कि जो भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। क्लियर? तो उसके लिए क्या होता है? भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, दो चीज तो बेसिक है जो पता होना चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए योग्य हो। चुनाव भाग लेने वाला कौन है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। जब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा, तो सिंपल दोनों सदनों के सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कार्यकाल 5 वर्ष का है। क्लियर ये बात? यानी कि अगर 5 साल से पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ना है तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। वही हम बात करें अगर 5 वर्ष है, शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ भी कौन दिलवाएंगे? शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति। क्लियर? राज्यसभा विशेष बहुमत से पास करके इनको हटा सकती है। ठीक है, अगर हटाने की बात करें, किनको अगर हटाना है तो राज्यसभा क्या करेगी? विशेष बहुमत से पास करेगी इस बिल को राज्यसभा। ठीक है, और इस बिल को लोकसभा सिर्फ रेक्टिफाई कर देगी, यानी कि सिंपल साधारण बहुमत से इसे पास कर देगी लोकसभा, और उपराष्ट्रपति साहब अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा के पास ज्यादा प्रमुख रूप से है कि वह विशेष बहुमत से को पास करे। राज्यसभा का पद सभापति होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 54। ठीक है, एक मिनट, 54 है ना भाई? हाँ 54, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर यहाँ पे ये चीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री, यानी कि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री को लेकर। भाग 5, यह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रमुखों की राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, तो प्रतीक के रूप में प्रमुख कौन होता है? प्रतीक के रूप में प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। वहीं हम बात करें वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है, योग्यता, अगर मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता क्या है इनके लिए? तो यह पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दो तो कैरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो आएंगी। लोकसभा के सदस्य के रूप में 25 वर्ष या राज्यसभा के सदस्य के रूप में 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। यानी कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए ब्रिटेन की तरह नहीं होना चाहिए कि वह निम्न सदन का सदस्य ही होना चाहिए। भारत में क्या होता है? भारत में संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। ऐसा कोई प्रमुख रूप से नियम नहीं है कि वह लोकसभा से ही सदस्य हो या फिर राज्यसभा से ही सदस्य हो। ठीक है, तो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बल्कि अगर वह व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने में संसद के किसी भी सदन से सदस्यता लेनी होगी। यानी कि 6 महीने तक आप बिना संसद का सदस्य बने भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति साहब। शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति। और त्यागपत्र कौन दिलवाएंगे? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री संसद के रूप में निर्वाचित होते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं, मनोनीत ने नियुक्त। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद के लिए डायरेक्ट रूप से किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि
सांसद के रूप में किसी व्यक्ति को चुना जाएगा और वह फिर बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो हम बात करें प्रधानमंत्री के रूप में, यह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, यह सरकार का मुखिया होता है, भारत सरकार का प्रमुख वक्ता होता है, यह मंत्रियों के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करता है, विभागों का बंटवारा भी करता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुखिया होता है। क्लियर बात? प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री अगर मंत्रिपरिषद क्या देगा, प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा तो क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, वह राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। वह राष्ट्र विकास परिषद का मुखिया होता है, राष्ट्र विकास परिषद का मुखिया होता है। ठीक है, वह राष्ट्र विकास परिषद का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग के स्थान पर 2015 में से स्थापित किया गया था। यानी कि जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है, सरकार का वक्ता होता है, सरकार का मुखिया होता है। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है जिसे योजना आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 2015 में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वह विकास परिषद का मुखिया भी होता है। ये हो गए हमारे प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ प्रधानमंत्री के कार्य। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड हैं। तो वह मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के सहयोग एवं परामर्श देना, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन 1977, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्य अनुच्छेद 78। तो मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 74। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, यानी कि सामूहिक रूप से सभी मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 75 में। ठीक है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, ये कहां पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 78 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है महान्यायवादी। सो हमने पढ़ लिया बेसिक डिटेल किसके लिए, प्रधानमंत्री से संबंधित। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है महान्यायवादी, यानी कि यह भारत का प्रथम न्यायवादी होता है। प्रथम न्यायवादी होता है, इसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति ही इसे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता की बात करें तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए, नंबर 1। अब बात आती है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यताएं हैं। तो क्या योग्यताएं हैं, वह 10 वर्ष के रूप में 10 वर्ष एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो या फिर 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज के रूप में भी कार्य कर चुका हो। एक सेकंड देना। ठीक है, तो वह जज के रूप में भी कार्य कर चुका हो 5 साल, या फिर 10 वर्ष एडवोकेट के रूप में भी कार्य कर चुका हो। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बात बता दी गई है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लिखित त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। अगर यह अपने पद से कार्यकाल से पहले छुटकारा पाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर भी अपने पद को छोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, नोट इंपोर्टेंट, सरकार गिरने पर महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना पड़ता है। एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। अगर सरकार ही गिर जाएगी तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रधानमंत्री आएंगे, नेक्स्ट प्रधानमंत्री दोबारा से क्या करेंगे, महान्यायवादी को नियुक्त करेंगे। तो पुराना क्या होगा, त्यागपत्र देना होगा। अगर हम बात करूं महान्यायवादी के कार्यों को लेकर, हम क्या कार्य होते हैं, यह सरकार को कानूनी सलाह देता है, पॉइंट नंबर 1। यह भारत सरकार कोई भी मुकदमा लड़ता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह कानूनी सलाह देगा पहले तो भारत सरकार को। ठीक है, क्योंकि संघ सरकार, संघ लेवल पे बात हो रही है। जब हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे हमने देखा है कि महाधिवक्ता होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये संघ सरकार की बात हो रही है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे
राज्य सरकार राज्य विधायिका को लेकर, तो वहां पे हम देखेंगे गवर्नर, है ना, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, फिर हम देखेंगे महाधिवक्ता, ठीक है। तो हम राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इन सबको हम देखेंगे वहां पे अभी, ठीक है। अभी हम बात करें सेंट्रल लेवल पे, फिर हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे। तो केंद्र सरकार को सलाह देगा कानूनी सलाह, या भारत सरकार कोई भी मुकदमा लड़ेगा, यानी कि भारत सरकार पर कोई भी मुकदमा होगा तो क्यों लड़ेगा भारत सरकार की तरफ से? भारत सरकार की तरफ से लड़ेगा महान्यायवादी। वह भारत के किसी भी न्यायालय में बैठ सकता है बिना अनुमति के, इनके पास शक्ति होती है। वह अपना बाहरी काम कर सकता है, लेकिन भारत सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकता। ये भारत के संविधान में इकलौता ऐसा पद है जो लाभ के पद पर होने को मना नहीं करता है, बशर्ते आप भारत सरकार के अगेंस्ट कोई मुकदमा नहीं कर सकते, ठीक है। आप पर्सनल लेवल पे केस लड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप भारत सरकार के अगेंस्ट ही कोई केस ले लें। महान्यायवादी की मदद के लिए महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बिल के प्रकार। बिल के 3 प्रकार होते हैं, मनी बिल, साधारण बिल और संविधान संशोधन बिल, ठीक है। सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मनी बिल जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्टैंप किया जाता है कि यह धन विधेयक है, वही मनी बिल है। सिंपल, इसमें धन से संबंधित कोई चीज नहीं हो, वो सिंपल हो गया। और जिसके माध्यम से संविधान को संशोधन किया जाएगा उसे बोलेंगे संविधान संशोधन बिल। ये पॉइंट क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सत्र, लोकसभा के सत्र, ठीक है। लोकसभा या फिर संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं? तो पहला सत्र आता है बजट सत्र, ठीक है। बजट सत्र कौन सा हो गया? मानसून सत्र, फिर शीतकाल सत्र। अगर हम बात करें बजट सत्र कब से कब तक आता है, तो फरवरी से मई तक आता है। उसके बाद फिर देखो मई से सितंबर, और सितंबर में नवंबर से दिसंबर। तो पहला बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट क्या होगा? फरवरी से मई, मई से दिसंबर और नवंबर से दिसंबर। लोकसभा विधानसभा भंग होने के बाद, सरकार गिरने के बाद निर्वाचन आयोग 6 महीने के अंदर निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। किसी भी पार्टी को जीतने के बाद उसे 1 महीने बहुमत दिखाना पड़ता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट सिंपल सा ये है कि लोकसभा और विधानसभा के भंग होने के बाद क्या करना है? सरकार गिर जाएगी तो विदिन 6 मंथ क्या करना है? चुनाव कराना होगा निर्वाचन आयोग को। और जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव होने के 1 महीने बाद क्या हो जाएगा? सरकार को बहुमत सिद्ध करना होगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट हमारा आपातकाल। आपातकाल संबंधित हम बात करते हैं। आपातकाल क्या होता है कि सामान्य स्थिति में अचानक से कोई परिवर्तन आए और स्थिति असामान्य हो जाए, अबनॉर्मल हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया जाता है? इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं आपातकाल। तो हमारे पास 3 प्रकार के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, अलग अलग रखा गया, हाँ। नेक्स्ट राष्ट्रपति शासन, और थर्ड हमारा वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल है हमारे पास। जब हम बात करेंगे आपातकाल, तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, थर्ड हमारा है वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है संविधान में। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है भारत के संविधान में। तो फर्स्ट हमारा है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद कौन सा? 362। क्या रहेगा कारण? बाहरी युद्ध, जैसे 1962 और 71 में हुआ था, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह, तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, ठीक है। तो युद्ध, एक मिनट, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण हो गया पॉइंट। और दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। हालांकि सशस्त्र विद्रोह से पहले एक दूसरा क्राइटेरिया हुआ करता था, आंतरिक गड़बड़ी, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था? आंतरिक गड़बड़ी। क्या होता था? आंतरिक गड़बड़ी हुआ करता था, जिसे हटा के क्या कर दिया गया? अब क्या कर दिया भाई? अब कर दिया है हमारा
सशस्त्र विद्रोह। तो जो 1975 में लगा था वो कौन सा था? वो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। ठीक है, उसको देखते हुए चेंज किया गया है 24 आंतरिक गड़बड़ी को हटा करके अब लगा दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, एक चीज और चेंज की गई है, कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर इसे लगाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल के प्रस्ताव को 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास करना होगा। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल, कंक्लूजन समझो कि आपातकाल को लेकर थोड़ा सा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद है 352। आधार क्या रहेगा? घोषणा का आधार है युद्ध, बाहरी आक्रमण, और दूसरा पॉइंट क्या है? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इस घोषणा को 1 माह के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। तो ये हमारा होगा कंक्लूजन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। ठीक है, 1 महीने के भीतर इसे विशेष बहुमत से पास होना होगा। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? ठीक है, राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा करके इसे वापस ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। और इस घोषणा के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। संसद अनुमोदन आवश्यक नहीं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? तो ये हमारा हो गया पूरा कंक्लूजन। एक मैंने पूरा ओवरव्यू एक जगह आपको दे दिया। ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश के अब नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग आएगा और राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। इसे बोला जाता है संवैधानिक। आप नेक्स्ट लिखता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति शासन। यहां कर देते हैं राष्ट्रपति शासन को। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। ठीक है साहब, इसे बोला जाता है संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल बोला जाएगा, या फिर बोला जाता है राज्य इमरजेंसी, राज्य आपातकाल। ठीक है, यह लगाया है संवैधानिक। रीजन क्या रहेगा? उद्घोषणा का आधार क्या रहेगा? आधार रहेगा संविधान की विफलता। संविधान की विफलता या फिर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करना भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की घोषणा को 2 महीने के भीतर दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि फर्स्ट है बस जो विशेष बहुमत से पास होना है, और वो 1 मंथ में। यानी कि जब 1 मंथ की बात होगी तो विशेष बहुमत से बात होगी, और जब 2 मंथ की बात होगी तो क्या होगी? साधारण बहुमत की बात की जाएगी। राष्ट्रीय शासन लगने के बाद 6 महीने के लिए काम करता है, और शासन के 6 महीने के बाद 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या है कि एक बार रेक्टिफाई करने के बाद 6 महीने तक क्या रहेगा? लागू रहेगा। राष्ट्रपति शासन पूरे राज्य में लगेगा। जब हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उसे एक छोटे से हिस्से में भी लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल को एक छोटे से भाग में भी लगाया जा सकता है, जो सिर्फ क्या एक प्रशासनिक इकाई के रूप में हम देखें। यानी कि मैं बात करूं तो एक जिले में भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक तहसील में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जो एक प्रशासनिक इकाई हो वहां पे क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्लियर? ठीक है,
लेकिन राष्ट्रपति शासन क्या लगेगा, पूरे स्टेट में लगेगा। नेक्स्ट हमारा है वित्तीय आपातकाल 360। आधार क्या रहेगा कि भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति या साख भारत की दांव पर लगी है, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, सॉरी वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर करना है, सावल मोहम्मद से करना है। प्रधानमंत्री कहने पर एक बार लागू होने पर असीमित समय तक इसे लगाया जा सकता है, यानी कि वित्तीय आपातकाल को लागू एक बार रेक्टिफाई करने के बाद असीमित समय तक, जब तक मंत्रिपरिषद चाहे तब तक क्या होगा, वित्तीय आपातकाल लगा रहेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान में, सॉरी भारत में आज तक नहीं लगा है, यानी कि वित्तीय आपातकाल आज एक बार भी नहीं लगाया आज तक। इसके प्रभाव के रूप में टैक्स बढ़ जाएंगे और वेतनों में कटौती देखने को मिलेगी, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी तक भी यहाँ पे डिडक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे आज का सेशन। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका को देखेंगे। तो जैसा कि वादा है कि विद इन 5 आवर्स आपकी पूरी पॉलिटी खत्म होगी। ठीक है, सो ऑन टाइम हम खत्म कर देंगे, डोंट वरी। आई होप कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है और मैं आपकी पूरी मदद कर पा रहा हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे को ऐसी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट कैरियर यू हैव, थैंक यू।